कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है और दूसरा वह असमान त्वरण से गति में है। तो पहले इसको समझाने के लिए आप पहुंचने वाले होते हैं, तब क्या होता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है। तो इस तरह से ब्रेक लगाता है कि धीरे 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 एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग सोच रहे होंगे ये किस क्लास का क्वेश्चन है। ये आप ही के क्लास का क्वेश्चन है, फिजिक्स मोशन का क्वेश्चन है, आप लोगों का गति है ना, गति का वर्णन। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न हैं, उन सबों को सॉल्व किया जा रहा है एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे, ठीक। लेकिन सॉल्व के साथ साथ मैं उसको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीक तरीके से समझाऊंगा और आप लोग सीखने के लिए तैयार है ना। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग थोड़ा भी पढ़ रखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पहले जो हमने बनाया है वीडियो, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, विस्थापन शून्य हो सकता है या नहीं, ठीक है ना। अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाओ। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। देखो विस्थापन क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए कि विस्थापन किसे हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग विस्थापन को सबसे पहले समझते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन जो होता है हम लोग न्यूनतम दूरी को कहते हैं। न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ ए पे हैं, ठीक, फिर आप बी पे आए, फिर सी पे आए। तो बताइए यह आपका 10 मीटर है और यह भी आपका क्या है 10 मीटर है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसका विस्थापन यदि हमसे पूछा जाए तो बताइए आपको ए से सी पे जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता कौन सा होगा, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर हम ऐसे चले जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमारा विस्थापन होता है। शॉर्टकट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। यदि हमसे जब कहेगा विस्थापन निकालने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग निकाल सकते हैं। ये 10 है और ये 10 है, तो क्या होगा, बस कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देना था, यह हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से ये विस्थापन हम लोग निकालते हैं। 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, और तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा हमारा 10√2। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन। फिर यदि हम कह सकते हैं, देखिए तो विस्थापन शून्य हो सकता है या नहीं। यदि हम इस क्वेश्चन कहें, यदि यहाँ पे है और इस जगह पे है, मान लीजिए आपका ए और बी, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, और घर से स्कूल की जो दूरी है वह 2 किलोमीटर है, ठीक। तो आप जब घर से स्कूल जाएंगे और फिर जब स्कूल से वापस घर पे पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, आपका विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य तब होता है जब कोई वस्तु जहां से चलती है फिर वापस उसी जगह पे पहुंच जाती है, तब हमारा विस्थापन क्या होता है, शून्य। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बच्चा तुम घर से स्कूल गया फिर स्कूल से वापस घर आया, तो बताओ विस्थापन कितना हुआ, तो हम कहेंगे विस्थापन हमारा शून्य होगा। लेकिन यदि आपसे पूछे कि बताओ दूरी कितना हुआ, तो हम दूरी बताएंगे 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर आने में, टोटल हमारा 4 किलोमीटर दूरी होगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, हमारा शून्य होगा। तो हम यह समझे कि विस्थापन शून्य कैसे होता है, जब कोई चीज को जहां से हम चलते हैं और फिर उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, तब हमारा विस्थापन क्या होता है, शून्य। जैसे मान लो कि हम एक सिक्का उछालते हैं, इस तरह से उछालने के बाद कुछ मीटर ऊपर गया, फिर वो सिक्का हमारे हथेली पर ही आकर के गिरा। यहाँ से उछाला, वापस फिर हथेली पे आ गया, तो जहाँ से उछाला था फिर वापस उसी जगह पे पहुँच गया, तो हमारा विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। यदि हम किसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है, किसी खास जगह से हमने स्टार्ट किया और एक चक्कर लगाया, तो विस्थापन क्या कहा जाएगा, शून्य कहा जाएगा। फिर यदि आपसे पूछे कि यदि आपने 2 चक्कर लगाया तो विस्थापन कितना कहा जाएगा, तो भी विस्थापन शून्य होगा। यदि आपसे पूछा जाए 3 चक्कर लगाया, ठीक है, जहाँ थे वो फिर उसी जगह वापस आ गए, यानी कहने का मतलब इस तरह से, इस जगह पे थे, इस जगह पे थे, आप इस जगह पे थे, आपने एक चक्कर लगाया, तो बताइए
ए से एक चक्कर लगाया फिर वापस ए पे पहुंच गए, यहाँ से आपने चक्कर लगाया किस जगह से, ए से, फिर वापस ए पे पहुंच गए, तो विस्थापन क्या होगा? शून्य। फिर आप अपने 2 चक्कर लगाया तो क्या होगा? विस्थापन शून्य। यानी कितना भी चक्कर लगा लो, जिस जगह पे थे वापस हम उसी जगह पे आ गए ना, तो विस्थापन हमारा क्या कहा जाएगा? शून्य कहा जाएगा। यह बात आप लोगों को समझ में आई? तो हमने कई तरीके के एग्जाम्पल्स आपसे आपको समझाया कि विस्थापन शून्य हो सकता है। तो हम पूछेगा आपसे पेपर में कि विस्थापन शून्य कब हो सकता है, तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु जिस जगह से चलती है फिर पुनः उसी जगह पे चली जाती है तो विस्थापन शून्य कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। तो हम लोग आसान से बता सकते हैं कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है तो क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हम कहेंगे हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है जब वस्तु एक जगह से चलती है फिर वापस उसी जगह पे पहुंच जाती है, तब हम विस्थापन क्या कहते हैं? शून्य। उदाहरण के तौर पे आप यह दे सकते हैं कि हम घर से स्कूल गए और फिर वापस स्कूल से घर चले आए तो हमारा विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। कैसे? तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। देखिए, विस्थापन को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से कि हम विस्थापन इधर से गए, ऐसे गए, तो पहले इस तरफ गए तो हम लिखेंगे +2, ठीक, फिर लिखेंगे प्लस, फिर वापस लौटे तो फिर लिखेंगे हम लोग -2। जब लौटते हैं तो माइनस का साइन लग जाता है, तो +2 और प्लस माइनस -2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और 0 हो गया। देखिए, विस्थापन हमारा शून्य हो गया। समझ में आया? उसी तरह से एक क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका क्या कह रहा है कि एक किसान जो है 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा, एक किसान है, इस तरह का है, इस तरह का वर्गाकार खेत है, इस तरह का, यह 10 मीटर है और यह भी 10 मीटर है और यह भी 10 मीटर है और यह भी 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो हम लोग इसको किस तरह, चलिए हम लोग इधर थोड़ा बताते हैं बड़ा में, इस तरह से देखिए, तो बिग पिक्चर में देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। यह 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और यह 10 मीटर, यह A, B, C और D। मान लीजिए कि आप इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक, किस जगह पे? इस जगह पे आप हैं, बी पे है। कह रहा कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले थे, देखिए 10.5 मीटर की भुजा वाले खेत को 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में मतलब यानी कि यहाँ से एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर मारा तो कितना हो गया? 40 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 40 मीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि 40 सेकंड में 40 मीटर चलता है, 40 सेकंड में वो 40 मीटर चलता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चलेगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड कहने का मतलब कितना हुआ? पहले ये बताइए, पहले इसको सेकंड में बना लेते हैं। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 120, और 120 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना चलेगा? 140 मीटर, ठीक है। अब 140 मीटर चलेगा। चलिए हम देखिए, इसको आपको समझाते हैं पहले कि कैसे ये इसको हम लोग समझेंगे। तो हम 140 को इस तरह से लिख सकते हैं, 140 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, 40 + 40 + 40 + 20, एक चक्कर जब मारेगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? शून्य। फिर 2 चक्कर मारेगा तो भी विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? शून्य। फिर तीसरा चक्कर मारेगा तो विस्थापन क्या होगा? शून्य। लेकिन अब जो बच गया यह 20, अब जो होगा 20, अब यह 20 मीटर जो चलेगा तो कहाँ से चलेगा? फिर इसी जगह से चलेगा। तब यहाँ से चलेगा 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये किसान कहाँ पहुँच जाएगा? इस जगह पहुँच जाएगा। तो अब पूछेगा कि बताइए कि B से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी विस्थापन क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने मिला लिया तो ये 10 मीटर और 10 मीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से किस तरह से निकालते हैं? देखिए, निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। देखिए, 10 मीटर 10 मीटर दोनों जब सेम है और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो बस कुछ नहीं करना पड़ता है, किसी भी नंबर को √2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा हमारा 10√2। जो भी नंबर है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10√2 मीटर इज द विस्थापन। यह हमारा क्या होगा? विस्थापन। यदि आपको समझ में
करना चाहते हैं कि हमारा विस्थापन कैसे होगा, इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखिए विस्थापन निकालने का हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। देखिए किस तरह से हम लोग विस्थापन निकालेंगे। देखिए यही है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, यह A, यह हमारा A है, यह B है, यह C है और यह D है। तो यदि आपको विस्थापन BD निकालना हो तो BD के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रूट अंडर ये हो जाएगा हमारा यह BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा हमारा 200। और 200 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई 2 तो लिख सकते हैं। देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 2 का नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा √2, तो 10√2 मीटर। मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया कि इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपने क्वेश्चन देखा पहला और दूसरा, अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन को आप लोग अपने बुक से भी निकाल सकते हैं, NCERT के बुक्स को निकालें और पढ़ें। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या करा, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। पहला A, यह शून्य नहीं हो सकता। दूसरा, इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो चलिए पहले हम लोग A को चेक करते हैं कि यह शून्य नहीं हो सकता। ये पहला जो क्वेश्चन का ये लिख रहा है यह शून्य नहीं हो सकता, यह गलत है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपका विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा। तब यह जो लिख रहा है यह शून्य नहीं हो सकता, तो ए क्या है, ए स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो सही क्या है, लिख सकते हैं विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। आप इसे एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। जैसे देखिए वही हमने बताया A और B, A से B की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो जब A से B पे और B से A पर जब आएगा तो विस्थापन कितना होगा, तो देखिए 2 किलोमीटर विस्थापन क्या होगा, 2 किलोमीटर प्लस, फिर जब वापस लौटेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस माइनस 2 किलोमीटर, तो विस्थापन शून्य। हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि विस्थापन शून्य हो सकता है, और यह क्या कह रहा है कि यह शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब यह ए जो स्टेटमेंट है वह क्या है, गलत है। अब बी स्टेटमेंट को देखते हैं, इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि विस्थापन के लिए क्या, विस्थापन क्या दूरी से अधिक होगा, नहीं, विस्थापन कभी भी जो है ना दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा नहीं तो कम ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम इस तरह से हम कहें, देखिए इसको, तो यह A, B और C, यह 10 मीटर है और यह 10 मीटर है। यदि मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ दूरी क्या होगी, तो आप दूरी कहेंगे सर दूरी होगी 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 10 मीटर प्लस 10 मीटर, ये हो जाएगी 20 मीटर दूरी हमारी, ठीक। लेकिन जब हम विस्थापन जब हम कहेंगे तो विस्थापन के लिए आप लोग क्या करेंगे कि A को C से मिलाएंगे, तो विस्थापन जो होगा हमारा AC, तो AC के लिए हमने आपको बताया ही था कि पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10√2 मीटर। देखिए तो देखिए ये 20 मीटर है और कहाँ यह 10√2 मीटर, तो विस्थापन क्या है, कम है, ठीक। तो विस्थापन जो होगा हमेशा कम होगा, तो इसका परिणाम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, यह बात उसने गलत लिखी है। क्या लिखी है उसने, गलत लिखी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि याद रखना है कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन, ठीक है ना, यह जो होता है बराबर भी हो सकता है किसके, दूरी के, और दूसरा क्या हो सकता है,
विस्थापन हमेशा जो होगा छोटा होगा दूरी के। इसको हम मिला करके इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिला करके भी पेपर में इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, इस तरह से लिखने के लिए कि विस्थापन को इस दोनों साइन को इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे और ऐसे दूरी। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन को कई तरीकों से घुमा कर पूछ सकता है, ये नहीं कि आपको पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि मतलब ये आपको क्वेश्चन में यह दे सकता है कि बताइए कि ये कौन सा विस्थापन और दूरी के लिए कौन सा संबंध सही होगा। तो आपको समझना होगा। देखिए हमने बता दिया कि विस्थापन जो होगा या तो दूरी के बराबर हो सकता है, नहीं तो विस्थापन का मान क्या होगा, दूरी से कम होगा। तो हमने इस तरह से आपको समझा दिया। फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड का कॉम्बिनेशन यह हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन है चाल तथा वेग में अंतर बताओ। यह पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाल तथा वेग में अंतर बताओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर रट लेते हैं। हमें आज के बाद कभी रटने की जरूरत नहीं। साइंस में कुछ भी रटने की चीज नहीं होती है, साइंस को समझा जाता है। यदि मैं आपको इसका अंतर बताऊं तो इसे समझाऊंगा, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और याद रखें, जब आप किस चीज को समझते हैं तो जब क्वेश्चंस को जब पूछा जाता है तो कई तरीकों से घुमा घुमा कर किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक। इसीलिए आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ चाल और वेग में बुक से आप क्वेश्चन निकाल करके रट लेने से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए आपको चाल तथा वेग में अंतर को समझना होगा कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। तो इसका पहला लिखेंगे, यह जो होता है इकाई समय में तय की गई दूरी, ठीक है। इकाई समय में तय की गई दूरी। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि इकाई समय में लिखेंगे, इकाई समय में तय की गई दूरी नहीं, यहाँ लिखेंगे तय की गई विस्थापन या तय किया गया विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन है और यहाँ पर क्या है, दूरी है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए कि क्या चाल का मान शून्य हो सकता है, तो चाल का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। देखिए क्योंकि दूरी तो कुछ ना कुछ होती ही है, और वेग का जो तो मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो एक अंतर हमको निकल करके फिर आगे हम इस क्वेश्चन से समझ गए कि इसमें दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि चाल का मान शून्य नहीं हो सकता। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। वेग का मान शून्य हो सकता है। कैसे शून्य हो सकता है, तो देखिए जब विस्थापन शून्य होगा तो विस्थापन का मान यदि हम शून्य रखेंगे और शून्य को समय से भाग देंगे तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, वेग शून्य होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि चाल का मान शून्य नहीं हो सकता है, जबकि वेग का मान शून्य हो सकता है। कैसे, मैंने आपको समझाया। फिर देखिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा में हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए यह थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए यह कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, आप वृत्ताकार पथ है और ए है, ठीक है। आप इस तरह से इस वृत्ताकार पथ पर
यदि घूम रहे हैं, इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, तो आपकी चाल जो है नियत हो सकती है, चाल जो है आपकी कांस्टेंट हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह कि आप 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तब आपकी चाल 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपकी स्पीड नहीं बदल रही, हर जगह आपकी 20 मीटर पर सेकंड आपकी रहेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगी कि चाल जो होगी, चाल यह क्या होगी, हमारी एक समान मानी जाएगी। चाल क्या मानी जाएगी, एक समान मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पे चाल का मान नहीं बदलता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्ताकार पथ पर चाल का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। तो नहीं बदलता, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अचर। यह क्या होता है, अचर होता है। जबकि वेग का मान यदि आपसे पूछा जाए वृत्ताकार पथ पे बताओ वेग क्या होगा, तो वृत्ताकार पथ पर क्या होता है, वेग बदलता है। क्यों बदलता है, इसका कारण है, देखो कि वेग के लिए क्या होता है, देखिए इसकी दिशा बदल जाती है। क्योंकि हम लोगों ने वेग की परिभाषा को पहले ही परिभाषित किया है कि वेग वैसा चाल होता है जिसमें दिशा होती है, वेग वैसा चाल होता है जिसमें दिशा होती है। तो इसमें तो चाल चलिए है, चाल तो 20 मीटर पर सेकंड है वेग में, लेकिन दिशा तो यहाँ बदल रही है। देखिए इस जगह पे इसकी दिशा इस ऐसे हो गई, इस दिशा पे ऊपर की तरफ हो गई, इस जगह पे बाईं तरफ हो गई, फिर यहाँ नीचे की तरफ हो गई। तो दिशा बदलने के कारण से वेग समान नहीं होगा। तब हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर चाल का मान बदलता है। लिखेंगे, सॉरी, इस पर क्या लिखेंगे, वेग का मान बदलता है। वृत्ताकार पथ पर वेग का मान क्या होता है, बदलता है। तो लिखेंगे वेग का मान बदलता है। बदलता है क्या मतलब क्या होता है, यह चर होता है। वेग क्या होता है, चर होता है। यदि आपसे कोई टीचर, यदि आपके स्कूल का ही टीचर यदि आपसे पूछ दे कि बताओ बच्चे कि वृत्ताकार पथ पर वेग क्यों बदलता है, पूछ दिया कि वृत्ताकार पथ पर वेग क्यों बदलता है, तो आप रट कर चले जाओगे तो क्या जवाब दोगे, कुछ भी नहीं जवाब दोगे। लेकिन समझकर आप जवाब दोगे तो आपको इनाम दिया जाएगा और आपसे सर खूब खुश रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर वेग क्यों बदलता है, तो कहेंगे सर कि वृत्ताकार पथ पे चूंकि दिशा बदलती है, इस कारण से वेग भी हमारा बदल जाता है। ठीक है, तो फिर सबसे पूछेंगे कि बताओ वेग तो 20 मतलब चाल यदि 20 मीटर पर सेकेंड है तो फिर वेग क्यों बदल रहा है, तो कहेंगे वही बात है सर कि चाल 20 मीटर पर सेकेंड होते हुए भी वेग जो है, वेग के साथ क्या होना चाहिए, चाल की भी मान बराबर होनी चाहिए और दिशा भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ वृत्ताकार पथ पर ऐसा नहीं होता है। वृत्ताकार पथ पर पे जो है कि यहाँ पे इस वेग के बारे में कहें तो इसकी वृत्ताकार पथ में चाल और दिशा दोनों होती है, चाल और दिशा दोनों होती है। चाल तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन दिशा बदल रही है। दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। तो दिशा बदल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, वेग बदल जाएगा। इस बात को अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा, अच्छा लगा तो आप लोग इसको फिर से देखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। एक गाड़ी में ऑडोमीटर क्या मापता है, और दूसरा है किस अवस्था में औसत वेग तथा औसत चाल बराबर होता है। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। यूट्यूब वाले KVS PRT 2020 लिखा होगा, यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जा करके देखेंगे तो उसमें बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको समझाया है। ठीक, लेकिन यहाँ भी आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको 5 का क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहे हैं कि ऑडोमीटर क्या मापता है। ऑडोमीटर, तो ऑडोमीटर जो है इसका क्या काम होता है, ऑडोमीटर
यह जो है हमारा दूरी मापता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास बाइक होगा या कार होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से इसके ऊपर तो इस तरह से लिखा रहता है, स्पीड वाला रहता है ये कांटा, और यहाँ पे जो लिखा रहता है इस तरह से बना होता है बॉक्स, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, आपको इसी को बोलते हैं स्पीड। से मान लीजिए कि इसमें कुछ लिखा हुआ है 2000 किलोमीटर, तो 2000 किलोमीटर में लिखा हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि ये 2000 किलोमीटर जो हमारा गाड़ी चल चुका है, ठीक। अब यदि मान लीजिए ओडोमीटर से आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, आप ओडोमीटर से क्या समझ सकते हैं, तो यदि आप ऐसा है कि आपका एक दोस्त है, आपका दोस्त आपके पास आया और आपसे बोला कि भैया कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक दे दो, ठीक है, मैं तुमको जो है कुछ देर के बाद तुम्हें वापस दे दूंगा, बस पास के ही गांव में जाना है, 2-3 किलोमीटर का है, मैं वापस आकर के फिर तुम्हें बाइक दे दूंगा। आपने उसे बाइक दे दिया, ठीक है, और वो बाइक बहुत देर के बाद 4-5 घंटे के बाद आपके पास लेकर आया और बोला कि ये लो भाई अपना बाइक लो। तो आप बहुत कहते थे अच्छा ये बताओ, तुम तो लेकर गए थे, बोले थे इतने देर के लिए, अभी बाइक तुम इतने टाइम के बाद पहुंचा रहे हो, तो बताओ इतने देर से तुमने क्या किया। बोला बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही नाश्ता पानी कर रहा था घर में, ऐसे कोई कुछ खास बात ऐसे ही चल रही थी सब कुछ। तो आप सोचोगे कि तुरंत दिमाग लगाओगे, तुरंत अपने आप ओडोमीटर को देखोगे, ओडोमीटर को देखोगे कि मैंने गाड़ी दिया था 2000 किलोमीटर पे। अब यदि दूसरी बार सेकेंड बार जब ओडोमीटर पे वैल्यू ये आ जाएगी 2000 ना आकर के यहाँ लिखा रहे 2050 किलोमीटर, तो आप क्या कहोगे कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, तुम्हारा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर गए होगे, 2 किलोमीटर आए होगे, 4 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर घूमे होगे तो 5 किलोमीटर। लेकिन हमारे ओडोमीटर में तो हमने तुमको 2000 पे दिया था और हमारा अब ओडोमीटर 2050 किलोमीटर शो कर रहा है, इसका मतलब तुमने 50 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी को कहीं और घुमाया है। तो फिर आपका दोस्त शर्मा जाएगा, कहे भाई तुमने तो मेरी चोरी पकड़ ली। तो देखिए, तो ओडोमीटर से आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको ओडोमीटर से जानकारी मिल गई कि ओडोमीटर क्या होता है, हम ओडोमीटर से क्या हम समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं ओडोमीटर से। तो आपको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, आपको आम जीवन में भी आप इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम बुक पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई को आम जीवन से भी जोड़ पाए, तभी आपकी पढ़ाई सार्थक मानी जाएगी। तो आपने सीखा कि ओडोमीटर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ओडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड को मापते हैं, तो स्पीडोमीटर ऊपर होता है, इस तरह से स्पीडोमीटर होता है। तो पहले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का आपने आंसर समझ लिया। अब छठा क्वेश्चन क्या रहा, किस अवस्था में औसत वेग तथा औसत चाल बराबर होता है, किस अवस्था में। तो हम लोग बताएंगे कि किस अवस्था में होता है। तो देखिए, होता कब है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो, एक सीधी सी सड़क है, सीधी सी सड़क, एकदम सीधी सड़क होनी चाहिए भाई, थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सड़क एकदम सीधी होनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ से ए से बी पर जाना है, ठीक है ना। तो आपका यदि हमसे पूछा जाए कि आपके औसत वेग और औसत चाल कब हो सकती है, जब आपकी वेलोसिटी या स्पीड एकदम कांस्टेंट हो, यानी कि वेग और चाल का मान क्या हो, नियत हो, वेग और चाल का मान नियत हो। तो कब हो सकता है, तो लिखेंगे जब किसी सीधी सरल रेखा पर, सीधी सरल रेखा पर चाल या वेग का मान नियत हो, ठीक। तब इसी अवस्था में क्या होता है कि औसत चाल और औसत वेग बराबर होता है। तो हमने आपको बताया था कि वेग कहाँ बदलता है, वेग तो तभी वही उसी जगह बदलता है, वृत्ताकार पथ पे, ठीक है, वहाँ बदल सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप एक सीधी सड़क पे ही आप जा रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ी क्या आपने की स्पीड आपकी क्या हो गई है, कभी आपने कम कर दिया है, कभी ज़्यादा कर दिया, कभी कम कर दिया, कभी ज़्यादा कर, ऐसी स्थिति में नहीं होगा,
ठीक है। यह दोनों बराबर तब हो जाएगा कि जब चाल और वेग का मान नियत होगा। चाल और वेग का मान क्या होगा? नहीं, चाल और वेग एकदम समान रूप से होगा। यदि आपकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और आपके दोस्त की जो आपके पीछे से आ रहा है और उसका वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको सर वेग और चाल, तो वेग और चाल जो है यहाँ पे कोई खास मायने नहीं रखता। एक सीधी रेखा पर जब कोई वस्तु चलती है और वह अपना क्या कहते हैं दिशा को नहीं बदलती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वेग जो है एकदम वही कांस्टेंट ही रहता है। तो वेग चाल के ही जैसा होता है। तो हमने तो पढ़ा ही था कि वेग के लिए क्या होता है, दिशा जो होनी चाहिए, दिशा नहीं बदलनी चाहिए। दिशा बदल जाएगी तो वेग बदल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से इस तरह से किसी धनात्मक दिशा में इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, ए से बी तक चल रहे हैं। जब हम लोग चल रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारी गति जो होगी, हमारी जो चाल होगी, वो चाल क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट होगी, और हमारी वेग भी जो है क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा औसत वेग और औसत चाल बराबर होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि औसत चाल और औसत वेग कब बराबर होता है, तो हम यही जवाब देंगे कि किसी सीधी सरल रेखा पर, सरल रेखा होनी बहुत जरूरी है भाई, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेग का मान बदल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीधी सरल रेखा का मतलब होता है, ठीक है ना, एक रेखा जो होनी चाहिए सीधी सरल रेखा होनी चाहिए। ऐसे स्थिति में जब चाल और वेग, ठीक है ना, का मान कांस्टेंट हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा औसत वेग और औसत चाल बराबर होता है। ठीक है, आप लोग समझ पाए? इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, पर इसका इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही जानदार है। हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। आप लोग गति, एक समान गति की बात हो रही है, एक समान गति, और गति के दो हिस्से होते हैं। पहला तो होता है चाल और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, वेग। तो यह चाल क्या है, एक समान है, और वेग क्या है हमारा, एक समान है। तब हमको बताना है कि मार्ग कैसा होगा। तो वेग, इसके केस में जो हमारा मार्ग होगा, इसके केस में जब वेग एक समान हो तो मार्ग हमारा एकदम सीधी सरल रेखा होगी। क्या होगी, सीधी सरल रेखा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। जब तक सीधी सरल रेखा नहीं होगी, वेग हमारा एक समान नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वृत्ताकार पथ पे वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसीलिए क्या होगा, हमारे लिए एक समान वेग होने के लिए सीधी सरल रेखा का मार्ग होना बहुत जरूरी है, जबकि चाल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चाल के साथ क्या है, एक समान होने के लिए या तो यह सरल रेखा हो, ठीक, या इस तरह से हो, वृत्ताकार पथ हो, या तो क्या हो, इस तरह से आयताकार पथ हो, ठीक, या तो कह सकते हैं ये वर्गाकार पथ हो, या कह सकते हैं त्रिभुजाकार पथ हो। किसी भी प्रकार का पथ हो, ठीक है ना, चाल हमारा यहाँ पर एक समान हो सकता है। तो आप लोगों ने समझा कि क्या मैंने बताया कि एक समान गति के दो पहलू हैं, पहला है चाल, दूसरा वेग। और चाल में एक समान यदि जब चाल है तो क्या हो सकती है, वह एक समान होने के लिए या तो वह सरल रेखा हो, या तो वह सरल रेखा हो सकती है, या वह वृत्त हो सकती है, या यह क्या हो सकती है, आयत हो सकती है, या वह वर्ग हो सकती है, या वह त्रिभुज हो सकती है। कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक ना। लेकिन वेग के एक समान होने के लिए एक सीधी सरल रेखा का होना बहुत जरूरी है। सीधी सरल रेखा नहीं होगी तो वेग हमारा एक समान नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको देखिए।
मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ऑसम है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान, आगे हमने क्वेश्चन को लिखा नहीं, हमने फिगर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। देखिए क्या है कि एक प्रयोग के दौरान या क्या है कि यहाँ पर पृथ्वी से कुछ दूरी पर अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष यान से सिग्नल आ रहा है पृथ्वी पर, और अंतरिक्ष यान से सिग्नल पृथ्वी पर आने में 5 मिनट का समय लग जाता है। तो हमको यह बताना है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। ठीक, तो दूरी क्या है, तो दूरी निकालने का सबसे पहले बताइए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो हम चाल किसका लेंगे, जो सिग्नल की जो चाल होगी, और सिग्नल की चाल क्या है, प्रकाश की ही तो चाल है। जो सिग्नल की चाल है वो प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ अपने बच्चों को जो इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी देना चाह रहा हूँ कि प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इससे थोड़ी कम होती है इसकी वैल्यू, ये हमेशा याद रखेंगे। हम लोगों ने इसे सुविधा के लिए मान लिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वह निर्वात में मानी गई, वैक्यूम जहाँ हवा नहीं है वहाँ पे मेजर किया गया था। ठीक है ना, प्रकाश की चाल बदल जाती है, ठीक है, जब हम किसी दूसरे माध्यम में जाते हैं तब। ठीक है, वो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या, इससे थोड़ी कम होती है। तो चलिए आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हमको निकालना है पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी, और दूरी का फॉर्मूला है चाल गुना समय। और चाल जो है, चाल जो होगी प्रकाश की तो चाल होगी, प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। इस तरह से लिखा हुआ, मीटर पर सेकेंड का मतलब ये होता है मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, अगुना समय, और समय कितना है आपको, 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में बदल लेंगे। तो 5 मिनट को सेकेंड में बनाएंगे तो कितना होगा, 5 को 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 300 सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 को 3 से गुना कर दिए, 900 गुना 10⁸ मीटर। यदि हमको इसको चाहे इस रूप में लिखने के लिए दूसरे तरीके से, तो हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁻10 मीटर। हमने इसको यदि 100 से भाग दिया तो फिर क्या किया, इसको हमने 100 से गुना कर दिया, तो सीधी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। दोनों आंसर हमारा सही है। ठीक है, जो भी आंसर आपको बुक में मिले, दोनों ही आंसर 900 × 10⁻8 या 9 × 10⁻10 मीटर, दोनों ही आंसर सही है। आपको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ी दिक्कत यदि मान लो आपको यहाँ पे हुई होगी तो 5 मिनट को हम सेकेंड में कैसे बनाते हैं ये बता देते हैं। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, और 5 को 60 से गुना कर दिए, 300 सेकेंड। वही 300 सेकेंड की वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, सॉल्व किया, 9 × 10⁻10 मीटर आ गया। आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यदि आपसे यदि पूछा जाए तो बहुत लोग क्या कर सकते हैं, इसका आपको नकल करके आपको उसका आंसर बता देंगे, लिखा देंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन कौन करेगा। एक्सप्लेन करना तो सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं, दिखा दूं, समझा दूं, वो सबसे बड़ी बात होती है। या कहीं से कोई नकल करके, पढ़ करके कुछ लिख दे यहाँ पे, तो आप मान लोगे, नहीं मानोगे। तो आपको मेरे इस चैनल पे जब आए हो तो आपको सीखना होगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस मेरी बात को ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है और दूसरा वह असमान त्वरण से गति में। तो पहले इसको समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको त्वरण समझना पड़ेगा। त्वरण है क्या, चलिए हम लोग त्वरण समझते हैं कि त्वरण क्या होता है। देखिए, हम लोग त्वरण को सबसे पहले समझते हैं कि त्वरण क्या होता है। जैसे त्वरण की परिभाषा है एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है ना, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो वेग त्वरण के लिए हम 2 वेलोसिटी का यूज करते हैं, एक तो u, दूसरा v। ठीक, यदि मान लीजिए आप यहाँ पे मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है,
और यहाँ पे आपकी स्पीड जो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। इस जगह से इस जगह पे आने में आपको 2 सेकेंड का समय लगा। तो यदि हम आपसे पूछे कि बताइए कि त्वरण कितना हुआ, तो आप त्वरण कहेंगे कि ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, देखिए 40 से फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाले में से इसको हमको घटाना पड़ता है। तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 20 और नीचे 2 काट लिए, हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारा त्वरण हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण कब होगा, एक समान त्वरण कब होगा, यदि मान लीजिए 20 से आप 40 पे गए, फिर 40 से कि यदि आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, इस जगह पे आ गए, इस जगह पे आपकी स्पीड यदि मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो अब बताइए कि यहाँ पे BC पे जो है जो त्वरण होगा वो आपका क्या होगा। तो फिर यहाँ पर जब हम त्वरण निकालेंगे, इस जगह पे त्वरण, तो वही निकालेंगे त्वरण, क्या करेंगे, इसमें से यह माइनस करेंगे, 60 माइनस 40, और यहाँ पर भी देखिए आप 2 सेकेंड लगाए हो, तो 60 माइनस 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 20 अपॉन 2, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या देख रहे हैं कि A से B पर, ठीक है, हमारा त्वरण कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B से C पर भी आए तो हमारा त्वरण कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारा त्वरण नहीं बदला। जब त्वरण नहीं बदलता है तो उसको हम यही बोलते हैं एक समान त्वरण से गति में। तो एक समान त्वरण से गति के लिए क्या जरूरी होती है कि जो दी गई दूरी है A से B, ठीक है, वह फिक्स है। और B, यदि मान लीजिए A से B गई दूरी मान लिया जाए कि 40 मीटर है और B से C यह भी क्या है 40 मीटर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 40 मीटर की दूरी तय करने में, ठीक है ना, जो त्वरण उत्पन्न होता है 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, और यहाँ भी देखिए 40 मीटर की दूरी तय करने में हमको त्वरण जो उत्पन्न होता है 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है त्वरण क्या है, एक समान त्वरण से है। लेकिन इसी केस में यदि ऐसा हो जाए कि यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड की जगह पे ना हो करके यहाँ पर हम लिख दे कुछ दूसरी वैल्यू लिख दे, क्या लिख सकते हैं, 60 ना लिख करके यहाँ पे यदि हम 100 लिख दें, 100 मीटर पर सेकेंड। जब 100 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे तब देखिए त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो 100 में से 40 घटाएंगे, 100 माइनस 40, और समय कितना लग रहा है 2, और ये हो गया 60 अपॉन 2, और ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब त्वरण हो गया 30 मीटर, बदल गई वैल्यू। जब वैल्यू बदल गई त्वरण की तब हम उसको कहेंगे वो असमान त्वरण से गति में है। तो इसको हम लोग किस तरह से इसको लिखेंगे, किस तरह से, तो लिखेंगे इस तरह से कि जब किसी दिए गए पथ पे, ठीक है, जब दूरी समान हो, जब दूरी क्या हो हमारी समान हो, और उस एक ऐसी स्थिति में जो है वेग में परिवर्तन की दर जो है वह क्या होती है, जब समान में होती है तब वो हमारा क्या कहलाता है, समान त्वरण। चलिए तो इसको हम लिख करके आपको बता देते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए एक समान त्वरण के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक समान त्वरण, इसको हम लोग लिख सकते हैं जब वेग में परिवर्तन हर एक बिंदु पर समान हो तो एक समान त्वरण कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, असमान त्वरण। हम जो क्या कब कहेंगे, असमान त्वरण। बस कुछ नहीं कहना है इसमें, बस वही लिखना है जब वेग में परिवर्तन हर एक बिंदु पर समान ना हो करके यहाँ पे बस लिख देना है असमान हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं असमान त्वरण। अब इसके लिए एक ग्राफ भी होती है, एक समान त्वरण की ग्राफ देखिए किस तरह से होती है। देखिए ये पेपर में आता है इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ये ऐसे। यह जो होता है हमारा एक समान त्वरण का ग्राफ हुआ। यह इसको इस तरह से घेर दिया, और यह देखिए
यह जो होता है यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं समय, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यह गति। देखिए, तो यह जो हुआ हमारा, ये एक समान त्वरण का ग्राफ हुआ। और असमान त्वरण का जो ग्राफ यदि आपसे पूछ दिया जाए तो हम ऐसे बनाएंगे। देखिए, समय और गति इस तरह से, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रही है कि देखिए हमारी क्या हो रही है, गति बढ़ रही है इस तरह से, तो अलग अलग स्पीड से बढ़ रही है, तो इस तरह का ग्राफ होगा। हम इसको दूसरे तरीकों से भी हम समझा सकते हैं कि देखिए ऐसे भी हो सकता है, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है, ऐसे, ये ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हमारी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। जब असमान तरीके से जब स्पीड घटेगी तब उसमें असमान त्वरण उत्पन्न होगा, और ये असमान त्वरण के दो ग्राफ, एक तो यह हो गया और दूसरा यह कब होता है, जब स्पीड बढ़ रही है, और यह कब होता है, जब स्पीड हमारी घट रही है। ठीक है ना। तो वैसे जब हम ट्रेन से जब हम प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, ठीक है, और जब गाड़ी खुलती है, ठीक है ना, और धीरे धीरे स्पीड जब लेती है, तब उसको हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी एक समान त्वरण से बढ़ रही है। ठीक, जब हम स्टेशन पे पहुंचने वाले होते हैं तब क्या होता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो इस तरह से ब्रेक लगाता है कि हम धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हमारी स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। तब हम कहते हैं कि हमारा जो है त्वरण क्या हो रहा है, एक समान त्वरण से घट रहा है। ठीक है ना। तो वही बात होती है कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण में क्या फर्क होता है। एक समान त्वरण यही होता है कि एक समान त्वरण से हमारी स्पीड बढ़ रही है, असमान त्वरण में क्या होता है कि हमारी स्पीड तो बढ़ रही है पर जैसे तैसे बढ़ रही है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। ठीक ना, इस तरह से यह बढ़ रही है। देखिए, और इसमें क्या हो रही है, हमारी गति क्या हो रही है, घट रही है। तो इससे क्या होगा, हमारा असमान त्वरण। ये दोनों ही असमान त्वरण का हमारा ग्राफ है। ठीक है ना। एक में क्या हो रहा है, हमारी गति बढ़ रही है, दूसरे में हमारी गति घट रही है। यही है। ठीक है, इसको आप लोग देखिए। प्यारे बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस को अभी लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलूँगा और आप लोग बुक से मिला लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक बस है, ठीक है, आप जिस बस पे बैठे हुए हैं उसकी गति जो है 80 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद क्या हो जाएगी है 60 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई। कम कैसे हो गई होगी, उसने जरूर ब्रेक लगाया होगा तभी तो वो ब्रेक लगाया है कितने देर तक, 5 सेकंड तक ब्रेक लगाया है, और उसकी स्पीड घट करके 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो बताइए त्वरण क्या हो। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था। त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पे दो वेलोसिटी होती है। जो शुरू वाली वेलोसिटी होती है जो चलती है, इसको हम u बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, u। तो u की वेलोसिटी ये है 80, और बाद वाली वेलोसिटी को हम लोग v बोलते हैं 60। तो देखिए v की वेलोसिटी कितनी है आपकी 60। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं u कितना है आपका 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे फिर v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ क्या है यहाँ पर आपको में ध्यान देने की बात क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, इसके स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करते हैं। तो देखिए इसको चेंज करने का आसान सा तरीका क्या है, इसको यदि आपको दिया गया है तो इसको कुछ नहीं करना, मीटर पर सेकेंड में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और काट पीट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। यह मीटर पर सेकेंड में, यही 60 किलोमीटर पर आवर है, आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो 60 मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यह मीटर पर सेकेंड, और तब आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे। देखिए हम लोग बहुत आसान तरीके से इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हम एक ही बार वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, यह 60 हो गई और यह क्या हो गई 80 अपॉन यह क्या है किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे टाइम कितना है हमारा, सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड है हमारा, तो टाइम 5 सेकेंड लिख लिया। अब 60 माइनस 80,
60 माइनस 80 क्या होगा, -20 किलोमीटर पर आवर अपॉन 5 सेकेंड। अब देखिए क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा मीटर पर। हम एक ही बार यहाँ चेंज करेंगे, देखिए नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, हमको 2 बार चेंज करना पड़ता, इसीलिए हमने चेंज नहीं किया। अब इसको 5/18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो गया हमारा 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, ये देखिए तो ये हो गया -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? 8वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, एक समान तथा असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। ठीक है ना, किस तरह से हम ये एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे। एक समान के लिए तो आपको यह होती है, ठीक है, समय के साथ इधर समय एक्सिस है, इधर क्या है, दूरी है। तो देखिए क्या एक सीधी रेखा हमको मिल रही है, समझ में आया? तो यह क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक समरूप गति से जो है बढ़ रही है। जब समरूप गति से बढ़ रही है तब उसका ग्राफ जो होता है किस तरह का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ। तो ये आप याद रख रहे हैं कि समान गति के लिए कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और असमान के लिए होता है, असमान गति के लिए, असमान गति के लिए किसी भी प्रकार का हो ग्राफ, वह ग्राफ जो होगा वक्र रेखा होगा। या तो वक्र रेखा ऐसे होगी, या तो वक्र रेखा ऐसे होगी, या ऐसे होगी। किसी भी प्रकार से हो क्या होगा, वह वक्र रेखा होगी। जब वक्र रेखा आपको मिल जाए कहीं भी आप बुक में, तो समझ जाना क्या है, वह असमान गति का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 13, 14 और 15। इसमें क्या है कि हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया है टेबुलर फॉर्म में। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या करा है, समय दूरी ग्राफ को जब x एक्सिस के समांतर खींचेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और उसी समय दूरी ग्राफ को जब y एक्सिस के समांतर खींचेंगे तो क्या होगा, उसका क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग उस मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 13 देखिए। तो सबसे पहले क्या है ना, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ग्राफ खींचेंगे, इस तरह से, और यह जो है हमारा समय जो कि x एक्सिस पे होता है, ठीक है, और यह है हमारा y एक्सिस, और यह आपको है दूरी। अब कह रहा है क्या कि इसके साथ जो है ना x एक्सिस के साथ समानांतर, इस एक्सिस के साथ समानांतर हम कोई रेखा खींचते हैं x के साथ, तो यह ग्राफ हमें क्या बतलाता है। तो आप देख सकते हैं यह ग्राफ क्या बतला रहा है, समय के साथ। मान लीजिए कि यहाँ यह समय, ठीक है, और एक यह समय, दो समय, ठीक है ना। समय के साथ अभी मान लीजिए यह समय यह हो रहा है तो आप इस बिंदु पर है, फिर समय बढ़ा तो आप क्या हो गया, इस बिंदु पे, ठीक। तो देखिए आप समय के साथ क्या हो रहा है कि दूरी जो है आपकी वहीं पे है। दूरी क्या है, वही, मान लीजिए कि यह 10 किलोमीटर मान लेते हैं, यह 0, तो और यह मान लिया 5 मिनट और यह 10 मिनट मान लिया हमने कुछ, ठीक नहीं, सेकेंड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देख सकते हैं कि 5 मिनट जब हुआ है तो कोई वस्तु ए पे है और वह वहाँ 10 किलोमीटर को इंडिकेट कर रहा है। फिर 10 मिनट हो गया, फिर वही वस्तु जो है ए डैश यहाँ पर, फिर वह जो है आप 10 किलोमीटर को ही दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो है 10 किलोमीटर पर ही है। मतलब क्या हुआ कि यह जो है वस्तु रुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह रेस्ट का ग्राफ है। यह रेस्ट का ग्राफ है, ठीक। इसको वो, हाँ, तो यह देखिए रेस्ट का ग्राफ है यह। तो रेस्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विराम। तो जब इस तरह से आपको ग्राफ पेपर में दिया हुआ आपको मिले तो आप उसको तुरंत बताएंगे कि वस्तु क्या है, विराम में। क्यों विराम में, क्या है कि समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु 10 किलोमीटर पे ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यह विराम। 15 क्वेश्चन में क्या करा, वेग समय ग्राफ के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। देखिए इसमें मतलब यह देखिए, यह समय है और यह क्या है, वेग है।
इस तरह से। और यदि आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कि इसके क्षेत्र को मापना है, तो आप देखिए इस तरह से कोई ग्राफ इस तरह से, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। यह पूछ रहा है कि यह पूरा का पूरा एरिया जो है किसका मान देता है, वेग समय ग्राफ, तो यह हमको विस्थापन का मान देता है, विस्थापन का मान देता है। ठीक है, हम जब इसका एरिया पूरा का पूरा निकाल लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि विस्थापन का मान देता है। यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन में यदि मैं बताऊं यहाँ वेग की जगह पे यहाँ पे रहता आपको चाल, क्या दिया रहता चाल, तब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यह किसका मान दे रहा है, दूरी का मान दे रहा है, किसका, दूरी का। तो आपने 13, 14, 15 क्वेश्चन को आराम से समझा, आप लोग इसको देखिए। देखिए बच्चों 16 और 17 क्वेश्चंस को पढ़िए, हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है सुविधा के लिए। तो देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है, एक बस वाला क्वेश्चन है। ये बस क्या कह रहा है कि बस विरामावस्था से चलती है। जब विरामावस्था से बस चलेगी, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या है, जब बस विरामावस्था से चलती है तो 2 मिनट के बाद उसका त्वरण का मान 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो हमें बताना है कि प्राप्त की गई चाल क्या है और तय की गई दूरी क्या होगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या है कि सबसे पहले आपको है कि जब विरामावस्था से चलेगा तो u की वैल्यू क्या है 0 और टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स को हम लोग क्या बताएंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 × 60 120 सेकेंड। अब हमारा हो गया स्टैंडर्ड में कन्वर्ट। अब प्राप्त की गई चाल, तो बताइए कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगेगा इसके लिए 16 के लिए फॉर्मूला लगेगा v = u + at, यह फॉर्मूला होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, u की वैल्यू क्या है 0 और त्वरण का मान कितना है हमारा 0.1 और समय कितना है हमारा 120 सेकेंड। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 × 120 कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 मीटर। ये तो 0 हो गया, ऐड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 12 मीटर हमारा हो गया। यह हो गया A का। ठीक, फिर B हमको निकालना है, B। तो प्राप्त की गई दूरी S, तो S के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, S = ut + ½ at²। इस फॉर्मूले से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए u तो आपका 0 है, तो 0 को t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, आप देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.1 और टाइम की वैल्यू कितनी है आपकी 120 सेकेंड। तो 120 का स्क्वायर है, तो 120 × 120 हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसको हम कैंसल आउट करेंगे। देखिए इसको यदि इसको यहाँ 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे यह कैंसल हो जाएगा। और फिर यह देखिए तो कितना हो जाएगा, यह 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×6 = 720 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था से आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है ना। तो देखिए यही क्वेश्चन है आपका ये। तो अभी रेलगाड़ी जो है ना, रेलगाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर/आवर। ठीक है, स्टेशन आने वाली है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेशन आने वाली है। तो क्या हो रहा है कि इसमें ब्रेक लगाया जा रहा है, तो हमारा त्वरण का मान क्या हो रहा है -0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए कि जब ब्रेक लगेगा उसके बाद जो है ट्रेन कहाँ पे आकर के रुकेगी। यानी कहने का मतलब यह है, 17वां क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इस तरह से देखिए कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यह ट्रेन है, यहाँ पे यह ट्रेन है इस जगह पे, और यहाँ पे इसकी स्पीड u जो है 90 किलोमीटर/आवर है। अब यहाँ पे ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाया कितने देर लगाने जाने से कारण से कितना लगाया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमको त्वरण हो गया। तो विरामावस्था से आने से पहले कितना डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा,
तो चलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एस रहता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू एस। अब v की वैल्यू बताइए कि v की वैल्यू हमारी जो है इसमें नहीं दे रखी। हाँ v की वैल्यू क्या है, अभी विरामावस्था में जब आएगी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो v हमारा क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस u जो है हमारा 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, 90 को 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। तब हमारी क्या हो जाएगी, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 का स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 0.5 इक्वल्स टू एस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 625। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625, यानी कि s बराबर हो गया हमारा 625 मीटर इज द आंसर। देखिए इसको ध्यान से, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अब देखिए 18, 90 और 20 एक और क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है, हम लोग उसको करेंगे। सबसे पहले 18 क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आनत तल क्या होता है। आनत तल, तो देखिए आनत तल इसको कहते हैं, इस प्रकार के तल को हम लोग क्या कहते हैं आनत तल। और यहाँ पर जो है ना कोई ट्रॉली है, ठीक है ना, ये ट्रॉली है, यह ट्रॉली जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मान कितना है इसका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक यह है। और गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड बाद, यानी कि यहाँ पर जब चल रही थी तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी u, रेस्ट में थी तो u 0। तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, टाइम 3 सेकेंड। मान लीजिए तो यहाँ पे आ गए यह हमारा, तो इस जगह पे हमारा पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर, बहुत आसान है, v बराबर u प्लस ए टी, और u की वैल्यू क्या है 0, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 2, और टाइम कितना है हमारा 3। तो कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा हो गया आंसर। आसान है, कितना आसान है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा मिले तो समझ जाइए वो क्या है, त्वरण है, ठीक है ना। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण, देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है हमारा 10 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है वह कितनी दूरी तय करेगा। तो फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो एक तो फॉर्मूला होता है दूरी तय करेगा, s की वैल्यू क्या हो रहा है ये। तो अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से फिर से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद। तो गति प्रारंभ करने के, अब जब गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद कहने का मतलब क्या हुआ, गति प्रारंभ करने के, तो गति प्रारंभ कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, तो u की वैल्यू क्या होगी 0। तो हमको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए एक दो फॉर्मूला होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला चलता है और दूसरा फॉर्मूला चलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू
2as। तो हम देखते हैं कि हमको कौन से फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। तो s यहाँ है, s निकालना है तो UAT चाहिए। तो देखिए UAT हमको इस वाले से हमको मिल सकता है, जबकि इस वाले में हमें v निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमें तब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तब तो ये इस फॉर्मूले से हम लोग अभी नहीं चलेंगे, इस फॉर्मूले से चलेंगे तो हमारा s की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए निकालते हैं। u की वैल्यू क्या है 0, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ AT²। a की वैल्यू क्या है 4 और टाइम की वैल्यू क्या है 10। 10 का स्क्वायर करने का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10। इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर इज द आंसर। कितना आसान है, देखिए इसको। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का। इसमें देखिए क्या करा है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर की ओर पत्थर को हमने फेंका, ठीक है। हाथ में पत्थर लिया, ऊपर फेंका, कितने के स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो देखिए हमारा u की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे त्वरण का मान जो है ना, यहाँ एक ही जगह हम लोग लिखते हैं g, ठीक है ना। और यहाँ g का मान लिखा हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जब पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो g का मान ऋणात्मक लिया जाता है, और जब पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तब g का मान हमें धनात्मक लिया जाता है। तो देखिए हमको पत्थर को क्या है नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसलिए g का मान हम ऋणात्मक यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है, पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो कह रहा है कि कितनी, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, h पूछ रहा है। h कुछ नहीं है, वही s के बारे में पूछ रहा है। जो हम लोग s लिखते हैं ना, उसको h के फॉर्म में, वही पूछ रहा है कि s कितना हुआ। तो चलिए हम s से किस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो s बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए s के लिए हमने क्या बताया था फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u तो है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है s निकालने के लिए, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ये होता है। अब एक ही जगह यहाँ पे हमको क्या लेना है, g लेना है, ठीक है, और s की जगह क्या लेना है, h लेना है, बस कुछ नहीं, इसी का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको निकालना होगा ये, सबसे पहले तो हम लोगों को निकालना है h निकालना है। तो h निकालेंगे तो v² माइनस u² प्लस 2gh, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम लोग निकालते हैं v की वैल्यू, तभी निकाल पाएंगे। तो कुछ करेंगे, कट करिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारा यह जो v जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जा करके 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर, फिर यह जो है u की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर 2, और g की वैल्यू क्या है -10 मल्टीप्लाई h। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं v की वैल्यू 0, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने v लिख लिया 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा -25, और ये क्या हो जाएगा हमारा -20 मल्टीप्लाई h। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 25/20 इक्वल्स टू h। तो हाइट की वैल्यू हो गई h 5/4 मीटर, इतना ऊंचा जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है दूसरे में समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस gt, ठीक है ना। तो अब v जो है हमारा क्या है, यहाँ पे 0 हो गया है तो 0, और u की वैल्यू क्या है 5, और g जो है, g का मान कितना है -10, तो हम यहाँ लिख देंगे -10, और टाइम हमें निकालना है, ठीक है ना।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10t, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं, 10t इक्वल्स टू 5, t इक्वल टू 5/10 कैंसिल हो जाएगा, हाफ सेकेंड, ठीक है ना। तो कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, पहले का आंसर हमारा आ गया 5/4 मीटर, और कितना समय लगा, तो इसका आंसर आ गया समय का हाफ सेकेंड, आधा सेकेंड। इस तरह से हम लोगों का एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट लग रहा है, कहीं किसी प्रॉब्लम में, तो आप लोग कमेंट करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि साइंस दर्पण चैनल पे आपको ऑथेंटिक पढ़ाई मिलेगी और अच्छे से आप लोग पढ़िए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर आए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।